CTET 2024 के लिए इम्पोर्टेंट EVS नोट्स हैं ये, ठीक है। अगर आप इस EVS नोट्स को देख लेते हैं तो 100% है कि 4-5 अंक आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे। ये आपका कंफर्म नोट है, ठीक है। आइए हम EVS के थीम के बारे में पहले जान लेते हैं। थीम से हर साल एक प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम को 6 थीम, मतलब जो नया पाठ्यक्रम आया है सबसे पहले पूछा जाता है नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितने थीम बनाए गए, तो 6 थीम कौन कौन से हैं। परिवार मित्र पहला में आता है, भोजन है, पानी है, आवास है, उसके बाद आप देख लीजिए यात्रा भी है, यात्रा हो गया, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम को आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है निम्न में कौन नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन में आ सकते हैं, इसीलिए ये बात आपको याद रहेगा तो ही याद रखेंगे। पर्यावरण मित्र हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो पानी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम परिवार के बारे में। परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम दिए गए हैं, तो पूछा जा सकता है कि परिवार और मित्र के कितने उप थीम है, तो 4। आपसी संबंध, ठीक है, काम और खेल, जानवर, पौधा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पौधा किस थीम के अंतर्गत आते हैं, मतलब पौधा जो उप थीम है वो किस थीम के अंतर्गत आते हैं, तो परिवार और मित्र के अंतर्गत आते हैं। वही जानवर भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। आइए समझते हैं अगले। अवलोकन और रिपोर्ट करना मूल्यांकन के संकेत बता रहे हैं। मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें आते हैं, तो मूल्यांकन में अवलोकन आते हैं, रिपोर्ट करना आता है, वर्णन करना, सुनना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना, ये सब मूल्यांकन और के संकेत हैं। मतलब इस सब के लिए मूल्यांकन किए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के कौन से भाग नहीं है, तो कन्फर्मली आप इसको याद कर लीजिए कि मूल्यांकन में कौन कौन आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अवलोकन करना, ठीक है, रिपोर्ट करना, वर्णन सुनना, ठीक है, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका बनाना, नक्शे बनाना, ये सब मूल्यांकन के संकेत हैं। चर्चा करना, ठीक है, चर्चा करना भी है, जिसमें सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना। अभिव्यक्ति की बात कर ले तो चित्र द्वारा हाव भाव से सृजनात्मक लेखन या हाथों से कुछ बनाकर, ये अभिव्यक्ति होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं आगे को। गर्मी की वजह से यहाँ के लोग ढीले ढाले, तो ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर, मतलब ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, बता सकते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं? राजस्थान की। राजस्थान के कपड़े व्यक्ति ढीले ढाले पहनते हैं और तेज धूप में बचाते हैं, तेज धूप से बच जाते हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान। अबू धाबी में तेज धूप होता है क्योंकि वहाँ भी रेगिस्तानी इलाका है, और ये अबू धाबी की ही बात चल रही है। केरल में मसालों का बगीचा होता है, वहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, ये सब मिलते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ये सब मसालों की रानी इसीलिए कहा गया है। गरम मसाला कई मसालों का पीसा पाउडर होता है। जीरा, इलायची, छोटा इलायची, बड़ा इलायची, दालचीनी, मिर्चा, तेज पत्ता, सेंट, ये सब जो है केरल में मिलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। मतलब पूरी परेड की कमान संभालने वाली वहीदा प्रिज्म को याद रखना है, ठीक है। ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर पद पर भी काम कर चुकी है। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, राजौरी जिले की थी और थाना मंडी गांव के रहने वाली। आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध किस जिले से है, तो राजौरी गांव का है, थाना मंडी। वहीदा प्रिज्म की बहन जम्मू पुलिस में है और ये जम्मू पुलिस में उसकी सिस्टर है। वहीदा प्रिज्म जम्मू मेडिकल कॉलेज से एक, मतलब वो BA जो पढ़ाई की थी, तो ये ध्यान रखिएगा उनके बारे में। नौसेना में जहाज़ की सफाई पर ध्यान दिया जाता है ताकि गंदगी और चूहों से बीमारी न फैल सके। मतलब ज़्यादातर नौसेना में जो है ना, जहाज़ में सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वहाँ पे बीमारी न फैले। नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है, मतलब फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर डॉक्टर और 2
3 सहायक, मतलब पूछा जाता है कि नौसेना पर फर्स्ट एड जो दिया जाता है वो किसके लेकर के दिया जाता है, तो यही गंदगी से सफाई करने के लिए, और प्रथम एड सफाई के लिए दिया जाता है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि नौसेना के परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो 36। सेना के 3 अंग होते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पता भी है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। प्रिज्म ऐसे कांच होता है जो 7 रंग के प्रिज्म से होकर गुजरने वाले 7 रंग दिखाई देते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे कीड़े हैं, नर कीड़े मकोड़े होते हैं जो गंध से पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अर्थात आदमी कहीं भी रहे लेकिन मच्छर वहाँ पहुँच जाता है, काहे कि हमारे गंध उसके मतलब उस सूंघ पाता है, और जिसके कारण हम तक पहुँच जाता है। याद रखिए, गंध से हम लोगों को पूछा जा सकता है कि मच्छर हम लोगों तक कैसे पहुँच जाता है, तो गंध से। रेशम का कीड़ा दूसरे कीड़े को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। जो रेशम के कीड़े हैं वो दूसरे कीड़ों को कई किलोमीटर से पहचान लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से ही जान लेता है। मतलब कोई कुत्ता आया है कि नहीं आया है उसके क्षेत्र में, ये वो उसके मल मूत्र से, देखते होंगे कहीं भी मल मूत्र त्याग कर देता है तो उस गंध से ही वो पहचान लेता है कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई मेरे एरिया में आया है। ठीक है, उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया था। देखिए, अपना इलाका के कुत्ता को पहचानने में उसकी क्षमता और दूसरे बाहरों की भी क्षमता। अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। मतलब अगर हम गंध को गंदा मान ले तो हम उस गंध से ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। मतलब पक्षी ही हैं जो एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों, जैसे हम इधर देख रहे हैं और इधर भी 2 चीज़ों पर वो नज़र डाल सकता है। हम लोग एक ही जगह नज़र लगाएंगे और वो 2 जगह नज़र लगा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाती है क्योंकि उनके आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। बहुत सारे ऐसे पक्षी, जैसे हम लोग इधर चाहते हैं तो इधर भी नज़र कर लेते हैं, इधर भी नज़र कर लेते हैं, तो क्योंकि हमारी पुतली इधर उधर घूमती है। लेकिन पक्षी में जो है ना, कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको पुतली नहीं घूमती है तो वो गर्दन को इधर से उधर करते हैं। ठीक है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं और पुतली नहीं घूमती है, बता ही दिए हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। मतलब बाघ का आवाज़ जो है ना बदलता रहता है। गुस्से में अलग और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। मतलब बाघ जो है ना मौके के अनुकूल वो आवाज़ निकालता है। उसके बाद बोला है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मतलब यहाँ से आप कफेन तक सुन सकते हैं बाघ का गुर्राना। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से कोई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। मतलब हवा से भी अगर कोई चीज़ हिला या कहीं शिकार कोई चीज़ हिला रहा है, वो दोनों का अंतर तुरंत समझ लेता है। इतना ग्रांड क्षेत्र उसका बड़ा है कि समझ लो कि वो अगर हवा से हिला है तब भी समझ जाएगा कि हवा हिलाया है। अगर कोई शिकार हिलाया है तो तब भी समझ जाता है कि जरूर कोई शिकार है, तुरंत पहुंच जाता है। इस तरह से शिकार करने में वो माहिर है। आइए हम बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा भी जाती है, और कान जो है, दोनों कान जो है ना तुरंत घूमने लगता है, इधर उधर घुमाने लगता है। ठीक है, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। मतलब कस्तूरी हिरन को क्यों लोग मार रहे हैं, क्योंकि खुशबू उससे बनता है, खुशबूदार चीज़ बनता है, जिसके कारण इनको मार दिया जाता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना जानवरों का शिकार करना मना है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, और घाना जो है कहाँ है, राजस्थान में। ये दोनों जो है जानवरों के शिकार करना यहाँ पे मना है, याद रखेंगे। जंगलों में आग लगने या जंगलों का विनाश
विनाश के कारण ही कम होते जा रहे हैं। मतलब जंगल विनाश हो रहे हैं और आग लग जा रहे हैं, इसके कारण जंगल घट रहा है, ये चीज़ बोला गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जंगल के घटने के क्या कारण है, तो 2 कारण मैंने बताया, ध्यान रखेंगे। जो लोग सांपों की अपनी बीन की धुन पर नाचते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, सांपों के बीन पर जो नाचते हैं उनको हम कालबेलिया कहते हैं। पूछा जा सकता है कि कालबेलिया कौन है, तो कालबेलिया सांप के बीन धुन पर नाचने वाला है। कालबेलिया समुदाय के लोग बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, नंगा फुमंग ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि ये डिजाइन करने के लिए नंगा गुफंगनन है जो डिजाइन होता है। भारत में केवल 4 तरह के सांप होते हैं, याद रखिए। भारत में 4 तरह के सांप होते हैं, याद रखेंगे। नाग होता है, करैत होता है, दुबैया होता है और अफाई होता है। ये 4 तरह के सांप है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसी व्यक्ति शरीर में जहर चला जाता है। मतलब 2 खोखला वाला उसके पास दांत होते हैं, जिससे उसको अंदर जो है ना किसी व्यक्ति के शरीर में जहर चल जाता है। इस बातों को ध्यान रखें, जो काटने वाला है उससे नहीं, बल्कि खोखले वाले दांत से जहर चल जाता है। सांप के जहर के असर को खत्म करने के लिए सीरम दी जाती है, जो सांप के जहर ही से बनाया जाता है। अर्थात सांप को जहर को खत्म करने के लिए सांपे के जहर से खत्म भी होता है, जिसको सीरम कहते हैं। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है, इससे पेट में एसिडिटी होती है। जब टेंशन में आप आइएगा तो आपको खाना सही से पचेगा नहीं और वही पेट कब्जियत होने लग जाता है। इसीलिए कहा गया है कि टेंशन से ही बहुत बीमारी होती है, डायबिटीज़ वगैरह टेंशन के कारण ही होती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन लेने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उड़ीसा के कालहारी जिले में बहुत ही भुखमरी है। उड़ीसा में ज़्यादा भुखमरी है, जिसका नाम कालहारी जिला है। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होती है और दूसरे राज्य में बेचा जाता है, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल बनता है, फिर भी यहाँ भुखमरी है। सोच लीजिए कहाँ भुखमरी होगा। आंध्र प्रदेश के अत्रयपुरम गांव में आम का अचार बनाए जाते हैं और पके हुए आम से मिमिड त्रंड्रा, जिसको हम आम पापड़ बनाए जाते हैं। मिडिल तंड्रा के लिए चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, ये सब गुड़ और चीनी इकट्ठे किए जाते हैं। मतलब इससे क्या क्या इकट्ठे किए जाते हैं, तो डंडा होना चाहिए, नारियल से बने हुए रस्सी होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, चीनी इंडेड होना चाहिए। इन सब इसको बनाने के लिए मतलब जो सामान है वो दिया हुआ है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। देखिए, चूहा खा जाने वाला पौधा होता है, पौधा भी चूहा खाते हैं। छोटे मेंढक भी खा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में निफेंथिस शिकारी पौधे हैं। ये ही खा जाता है। किसको खाता है? तो चूहा को भी, मेंढक को भी, कीड़े मकोड़े को भी। निफेंथिस याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और शिकारी पौधा का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मतलब ऐसा होता है जो कि हम बताए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ रहता है, जैसे कोई इसमें गिरता है ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जिसके खास खुशबू निकलती, मतलब उसमें खुशबू निकलता रहता है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। खुशबू की वजह से कीड़ा उसके अंदर चला जाता है और जाता है, बेचारा फंस जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वेलक्रो एक ऐसी युक्ति होती है जिससे दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। मतलब वेलक्रो में एक ऐसा चीज़ है जिसके दोनों सतह चिपचिपा रहता है और जब खुलता है तो उसमें चरचर की आवाज़ सुनाई देती है। वेलक्रो का इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे में किया जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक
देते हैं, जैसे सोयाबीन फलियां पककर सूख जाती है जो चिटक कर बिखरने लगती है। मतलब पौधा कुछ ऐसे हैं जो अपने आप छींटने लगता है अपने बीज को। कैसे छींटता है? तो जब सूखता है तो वो चिटकने लगता है, चिटक करके अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग पौधे हो जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे कौन से हैं? सोयाबीन। बोला है बारीक चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, मतलब छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल, याद रखिएगा, के व्यापारी तथा दक्षिण अमेरिका लाए थे। तो याद रखिएगा मिर्ची हमारे किस देश का देन है? तो या तो पुर्तगाल रहेगा या तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से आलू, मिर्ची, चाय, मूंगफली, अमरूद, टमाटर। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि हम टमाटर किसका देन है? तो दक्षिण अमेरिका। अमरूद किसका देन है? मूंगफली किसका है? चाय किसका है? मिर्ची किसका है? सब दक्षिण अमेरिका है। अफ्रीका से भिंडी और काफ़ी, ये याद रख लीजिए, भिंडी और कॉफ़ी पूछेगा तो, लेकिन चाय पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप से गोभी और टमाटर भारत को प्राप्त होता है, याद रखिएगा कि यूरोप अगर पूछेगा तो गोभी और मटर होगा। चीन से सोयाबीन, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सोयाबीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से हमने सीखा? तो चीन से। भारत में बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और उगते हैं। मतलब भारत में ये सारे चीज़ जो हैं उगते हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। बैगन, मूली हो गया, सेम हो गया, करेला हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, बेर हो गया, पालक हो गया, परवल हो गया, सब। 650 साल पुराने घरसीसर जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। 650 साल पहले। घरसीरस का याद रखिए। घरसीरस यह एक तालाब है, अर्थात सर यानी तालाब। घरसीरस क्या है पूछा जा सकता है? तालाब है। मीलों तक फैले घरसीसर में बारिश के पानी इकट्ठा होती है। मतलब इसमें क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है। 9 तालाब एकत्र होते हैं, जुड़े होते हैं। 1000 साल पहले अल बरूनी ने यात्रा वृत्तांत में, जैसा कि तालाब के बारे में बताया तो पूछा है, हम नोट में भी लिखाए थे कि भाई तालाब के बारे में जो है ना अल बरूनी ने अपने पुस्तक में लिखा है यात्रा वृत्तांत में, जिसमें पत्थरों के, लोहों के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं। तो ये पूछा गया है कि भाई तालाब के चबूतर जो है ना लोहे से, पत्थर से, लोहे के कुंडे और पत्थरों से बनाए गए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। मतलब जैसलमेर में थोड़ा ज़्यादा वर्षा होता है, बाद बाकी और अन्य जगह बहुत ही कम बारिश होता है। इसीलिए बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब जोहर बनवाया जाते हैं। मतलब वहाँ पे तालाब हर घर के नज़दीक होता है ताकि पानी वर्षा हो और उसमें चले जाए। अलबरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे तब 1973 में डाक टिकट जो पर उनकी चेहरा छपी थी। मतलब अलबरूनी को जो है ना जब आए हुए 1000 साल हो गया तो 1973 में उसका जो है ना चेहरा छापा गया था। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि तालाब में पानी, यहाँ तालाब कर दिए, यहाँ तालाब है और इसी के आसपास कुआं खुदवा दिए ताकि ये पानी रीस करके शुद्ध पानी में बदल जाए और इस कुएं से पानी हम पी सके। क्योंकि ये पानी हो सकता है बारिश का तो थोड़े बहुत गंदे भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही रीस करके यहाँ पानी आएगा तो ये कुआं का पानी रहेगा तो हम पीने लायक हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखें। तो ऐसे वहाँ पे किए गए हैं, इसीलिए लोग इसे सीढ़ीदार कुआं बनाते हैं। सीढ़ीदार कुआं बनाते हैं कि जाते हैं सीधे सीढ़ी से उतर करके पानी लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ खींचने वाला व्यवस्था वहाँ नहीं, बहुत जगह सीढ़ीदार कुआं। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनकर लंबे सफ़र करते थे, मतलब समूह में, और जिसमें प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम था। इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। तो मतलब सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई है। दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में रहती थी। मतलब याद रखिए दरकी माई कहाँ के संबंध है? तो राजस्थान के अलवर ज़िले। इनकी पहल से लोगों ने तरुण भारत संघ नामक संस्था, तो पूछा जा सकता है कि किनके पहल से तरुण भारत संघ संस्था बनाए गए थे? तो दरकी माई के पहल से।
उसके बाद है जब अंडे के उबलने के लिए रख देते हैं और पानी में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो बर्तन की तली में बैठे पानी में तैरने लगते हैं। मतलब जब हम अंडा के उबलने के लिए रखेंगे और पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे तो क्या होगा कि बर्तन की तली में बैठे पानी में तैरने लगेगा वो अंडा। इस बातों को, अंडा मतलब ऐसे बैठ जाता है लेकिन जब उसमें नमक डालते हैं तो वो तैरने लगता है। इस बातों को जाना। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। याद रखिए कि इसको डेथ वैली भी बोलते हैं, डेथ सी भी बोलते हैं, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खारा पानी इसमें है जिसको नमकीन वाला बोलते हैं। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, अगर 1 लीटर पानी निकालोगे तो उसमें 700 पानी होगा और 300 ग्राम उसमें नमक होगा। तो सोच सकते हो कि कितना नमकीन होगा। मृत सागर में तैरना सबसे आसान है। वहाँ चूँकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। याद रखिएगा कि नदी की अपेक्षा हमको सागर में तैरना आसान है, और मृत सागर तो सबसे ज़्यादा नमकीन है इसीलिए वहाँ और ज़्यादा तैरना आसान है क्योंकि जल्दी उसमें डूबते नहीं हैं। इस बातों को ध्यान, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। नमक सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है कि नमक कानून भंग करने के लिए, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जोड़ा गया है। आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने के पर रोक लगा दी थी और ऊपर से नमक टैक्स भी लगा दिए थे। इसे खत्म करने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया गया था। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद दांडी के समुद्र तट पर तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा था। तो याद रखेंगे, ये सब तो जीके में भी पढ़ा चुके हैं। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाती है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब क्यारी बना दिए, इस तरह से पानी भर दिए। अब पानी भरने के बाद पानी उड़ जाएगा तो नमक रह जाएगा। इस तरह से नमक के ढेर बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन मच्छर के काटने से नहीं, हर मच्छर के काटने से नहीं होगा। मतलब मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर, बीमारी वाले मच्छर उसको हम कहेंगे। खून की जांच से मलेरिया का पता चलता है। ये सब तो आपको पता ही है नॉर्मली। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देता है, इसीलिए स्लाइडर पर खून के अंगों की बारीकियां सफाई दिखाई, मतलब वहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ते हैं खून के एक एक चीज़। ठीक है। अनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। याद रखिए, एनीमिया जो है क्या होता है कि आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। गुड़, आंवला और हर पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की प्राप्ति होती है। अगर आयरन की कमी हो गई है तो आंवला खाइए, पत्तेदार सब्जी खाइए, इससे क्या होगा, आयरन मिलेगा। ठीक है। हरी सब्जी खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब है खून की कमी है। तो आपको क्या खाना चाहिए, हरी सब्जी खूब खाना चाहिए। मलेरिया की दवाई सिनकोना, याद रखिए सिनकोना पेड़ से मलेरिया की, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई प्राप्त होता है। तरीका, पहले छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब छाल ले आते हैं, उसको उबाल देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो मलेरिया उससे खत्म हो जाता है। शरीर में किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए दवाई ली जाती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों के कारण होते हैं। मलेरिया भी, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी, ये सब मच्छर के कारण होते हैं। मलेरिया आदि मच्छर जनित से बचने के लिए जरूरी है। मलेरिया आदि मच्छर जनित से बचने के लिए जरूरी है। क्या है मच्छर बीमारी से, मलेरिया से ज़्यादा कोई मिसप्रिंट है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें। हाँ सॉरी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको मच्छर से बचना है तो पानी इकट्ठा जमा नहीं, गड्ढे नहीं बनाए, पानी के बर्तन को, टंकी को ढाँक के रखे, साफ से रखे, ये बोला है। हर हफ्ते सुखाइए। ठीक है। तालाबों में मछलियाँ छोड़ दीजिए। मच्छर को लार्वे को खा लेगा, जिससे मच्छर के लार्वा को खा लेगा। अगर तालाब रखे हैं तो तालाब को तो ढकेंगे नहीं किसी चीज़ से, तो उसमें मछली रख दीजिए ताकि वो उसके लार्वा को खा जाएगा। मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से आप मलेरिया से बचे रहेंगे।
गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। मतलब जब गड्ढा में आप गड्ढा में पानी है तो उसमें अगर ज़्यादा गड्ढा है तो आप मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए, तो उसका जो लार्वा होता है उसमें डूब जाता है, जिससे मच्छर नहीं होगा। मच्छर में पानी अंडे देते हैं और उन्हीं से छोटे मच्छर जो भी पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े जैसे होते हैं निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। बोले ना कि लार्वा उसका डूब जाता है, उसके पहले लार्वा देता है। और लार्वा अगर हम पानी में अगर हम मिट्टी तेल छिड़क दिए हैं तो उसका घनत्व कम होता है मिट्टी तेल के, जिसके कारण पानी में तो नहीं डूबता है उसका लार्वा, लेकिन मिट्टी तेल में उसका डूब जाता है, जिससे वो मच्छर जन्म नहीं ले पाता। मक्खियों से भी पेट का बीमारी होता है, इस बातों को ध्यान रखें। हमारे स्कूल में या घर के नल के पास कुछ हरा सा फिसलने वाले पौधे उग जाते हैं, जिसे हम काई कहते हैं। तो काई जानते ही हरा हरा होता है, ठीक है। काई एक जलीय पौधा है, मतलब ये कोई मतलब काई नहीं है, वो पौधा है, एक प्रकार का जलीय पौधा है काई, ठीक है। मलेरिया बीमारी मच्छर से फैलता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दल वाले इलाके में पाई जाती है। मतलब ये सब बीमारी ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है और जहाँ दलदल इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा पर आपको मलेरिया वाला होगा। मलेरिया के टीके का आविष्कार रोनाल्ड रोस, मतलब टीका का खोज रोनाल्ड रोस ने किया है, जो कि भारतीय थल सेना जनरल थे। और रोनाल्ड रोस कौन थे? भारतीय थल सेना जनरल थे। तो पूछा जा सकता है कि मलेरिया के टीका के खोजकर्ता वो भारतीय क्या थे? तो थल सेना जनरल। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, जिसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और 16 सितंबर 1932 को उनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा इनका निधन कब हुआ है, पूछा जा सकता है। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारी होती है जो निम्न है। अगर ग्रुप में कोई लीडर है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, ये पूछा जाता है। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि पहले ही आगे चल दिए। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये सब ग्रुप लीडर का काम है। ग्रुप के किसी भी सदस्य के गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने तैयार रहना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि सदस्य अगर कोई गलती करता है तो उसका सजा मेन नेता का काम है भुगतना, ठीक है। और यह नहीं दुख व्यक्त नहीं करना, तभी वो ग्रुप लीडर कहलाएगा। मिजोरम के केवल मिजो भाषा बोली जाती है। याद रखिए कि मिजो भाषा कहाँ बोली जाती है? केवल मिजो भाषा बोलते हैं। मिजोरम में सिर्फ एक ही भाषा है जिसका नाम मिजो है। हालांकि मिजो भाषा मणिपुर में भी और राज्य में भी बोले जाते हैं, त्रिपुरा में भी मिजो भाषा बोले जाते हैं, लेकिन मिजोरम में जो है ना सिर्फ मिजो बोली जाती है। नदी पार करने के लिए रस्सी पर स्लिंग, जो कि एक तरह का हुक होता है, हाँ स्लिंग लगाई जाती है। अगर नदी पार करना है जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो एक हुक लगा देते हैं, ये हुक के जरिए ऐसे ससरते हुए चल जाते हैं, नदी पार किया जाता है। पहाड़ पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। याद रखिएगा जब हम पहाड़ पर चलते हैं तो उस समय 90 डिग्री का अगर कोण बनाते हुए नहीं चलेंगे तो हम पहाड़ पर से गिर जाएंगे। इसीलिए पहाड़ और हम लोगों का जो डिग्री होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं बनता है तो ये गिरने की आशंका। पहाड़ से नीचे उतरने को पर्वतरोहण की भाषा रैपलिंग कहते हैं। मतलब नीचे उतरना रैपलिंग होता है, इस बात को ध्यान रखें। पहाड़ पर दूर तक संकेत भेजने के लिए सीटी बजाई जाती है। बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था और उनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पहाड़ पर टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट का उपयोग किया जाता है। मतलब वहाँ पे अगर टेंट लगाना है तो 2 तह वाला सीट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की सीट के कारण हवा रुक जाती है और ठंड हवा भी आती है। मतलब इसके कारण जो है वहाँ ठंड हवा मिलता है। सोने के लिए स्लीपिंग बैग उपयोग किया जाता है, जिसमें पंख भरे होते हैं, जिनसे गर्मी बनी
रहती है। टेंट के चारों तरफ नाली खोद दी जाती है ताकि बर्फ पिघलकर टेंट के अंदर न जाए। और वहाँ पे क्या किया जाता है कि चारों तरफ क्या बनाए जाते हैं, तो नाली खोदा जाता है ताकि पानी जो है बर्फ पिघल करके वो नाली में चला जाएगा। बाछेंद्री पाल पहाड़ी इलाके में गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले के का नाकुरी गांव की रहने वाली। पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाली थी, उत्तराखंड की, याद रखिए, गढ़वाल जिले से संबंधित थी, सॉरी गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिला से संबंधित। पौड़ी नाकुरी गांव का नाकुरी गांव है, तो नाकुरी और पौड़ी ध्यान रखेंगे, हालांकि उत्तराखंड भी याद रखिएगा। बाछेंद्री पाल 12 वर्ष की अवस्था से ही पहाड़ पर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के गाइड पर चढ़ना शुरू कर दी थी। तो इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। बाछेंद्री पाल बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो पूछा जा सकता है कि किस इंस्टीट्यूट से ली थी। 1984 में बाछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। 84 में ही चढ़ाई की थी। बाछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, जिनका नेपाली नाम सागर माथा है, पर कदम थी। तो याद रखेंगे ये दिन बहुत ही सुनहरा रहे होंगे। मई महीना था, 23 मई था और 1984 था। उस जो है ना इतना मीटर ऊंचाई पर उसने चढ़ाई कर ली। बाछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। गोलकोंडा की इमारतें दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो पूछा जाता है कि गोलकोंडा का किला कहाँ है, तो दक्षिण भारत में है। किला में एक बुर्ज होता है जो दीवार से ज़्यादा ऊंचा होता है। गोलकोंडा में बाहरी दीवार में 27 बुर्ज होते हैं, 87 बुर्ज होते हैं वहाँ पे। और सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये 1200 में जो है किसका बना था, तो मिट्टी का। 1518 से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तान ने एक के बाद एक राजा राज किया। मतलब यहाँ पे एक के बाद एक राजा जो है ना राज किया। किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहा करते थे। तो कुतुब शाही याद रखेंगे। उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें बनाया जाता था। गोलकुंडा के किले में कई बड़े बड़े फवारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। गोलकुंडा के में तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। मतलब गोलकुंडा पर जो है ना तोप का इस्तेमाल करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब बादशाह की सेना बंदूकों और तोपों के साथ 8 महीनों तक बाहर ही बैठा रहा और किले में घुस नहीं पाया। मतलब 8 महीना तक वो बाहर बैठल था कि अब निकलेगा तो मारेंगे, अब निकलेगा तो मारेंगे, लेकिन नहीं घुस पाया अंदर। तब जाकर के उसने क्या किया, राजा अपना राज्य फैलाने के लिए छोटे छोटे राजाओं से दोस्ती कर लेते थे। कभी कभी चापलूसी भी करते थे, कभी तो परिवार में शादी कराकर हमला करके। ये सब तरीका था जो अपना राज्य बढ़ाते थे। राज्य फैलाने के लिए सबसे प्रसिद्ध हमला करना होता था। पहले के ज़माने में तोप का इस्तेमाल होता था, पर आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है। गोलकुंडा में तोप यानी तोप कांसे के पाए जाते थे। मतलब जो गोलकुंडा का तोप है वो कांसा का बना था। कांसे के चीज़ 1000 साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। तो 1000 साल पहले से बन रहा है। कांसे गहरी खानों में से तांबा और टीन, मतलब तांबा टीन से बना होता है कांसा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गोलकुंडा के महल की ऐसी खासियत थी कि वह फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोला तो राजा के महल में सुनाई देती थी। मतलब वहाँ जो किला बहुत ऊंचा था, अगर वहाँ से अगर खड़ा होकर के बोला जाता था तो राजा के महल में सुनाई देता था, इतना ऊंचा। किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं।
इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पर पानी पहुंचाया जाता है। मतलब मिट्टी के पाइप से पानी पहुंचाया जाता था किले के दीवार में, ठीक है। जैसे अभी का प्लास्टिक का पाइप लगा करके नलका बनाया गया, वो मिट्टी का बना। गोलकुंडा में पत्थरों के नीचे कई सुरंग हैं जहां ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और यहाँ फौजी रहते हैं। गोलकुंडा में ठंडी ठंडी मतलब सुरंग है जहाँ पे सेनाएं रहती है। गोलकुंडा के बंगाल में बगल में हैदराबाद के संग्रहालय में बहुत पुरानी चीज़ें रखा हुआ है, जो ये सब दिया है, हथियार है, औजार है और बर्तन है। गोलकुंडा के जो हथियार हैदराबाद संग्रहालय। सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई तो अंदर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरे जगह तैरे हुए पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो तैरते हुए आप पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष यान में खाना और पीने के बूंदे भी तैरते रहते हैं। मतलब अगर वहाँ पे जाइएगा तो खाने पीने वाला भी चीज़ जो है ना तैरने लगेगा। वो आप उसको उठा करके नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो तैरते, इसीलिए वहाँ पे पीने के लिए व्यवस्था किया गया है, ठीक है। खाने पीने मतलब खाना व्यवस्था नहीं है कि मुँह में जाके खा लेंगे, वहाँ पे पीने सुरुकने की व्यवस्था किया जाता है ताकि वहाँ पे सुरुक करके जिंदा रहे, ठीक है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वो सुनीता विलियम गई थी तो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना हम जो चीज़ आज हम चल पा रहे हैं तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, तो हम लोग भी तैरते हैं यहाँ पे, ठीक है। तैरते ऐसे ऐसे हाथ मार मार के तैरते। अंतरिक्ष यान में खाना और पीना बूंदे भी तैरते रहते हैं। हाथ मुंह धोने के लिए तैरते हुए बुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करके और हाथ में साफ करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे तैरता हुआ जो पानी होता है वो पानी को क्या करते हैं, गीला से बुलबुला से क्या करते हैं, उसको गीला कर लेते हैं कपड़ा को और तब हाथ मुंह साफ। वहाँ पे चापाकल ना है कि चापाकल चला के हाथ मुंह साफ कीजिए, ठीक है। अंतरिक्ष में लोग कंघी नहीं करते क्योंकि बाल हमेशा ही खड़ी रहती है। वहाँ पे कंघी लेके जाना तुम। अंतरिक्ष में एक जगह टिककर काम करने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। मतलब अगर बेल्ट से ना बांधे हैं तो तैरते रहिए, कहाँ जाइएगा कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखने पर गोल दिखाई देती है। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरता देखा था और राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व में 138वें अंतरिक्ष यात्री, मतलब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, और सुनीता विलियम उसको देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति। याद रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग जो है ना चांद पर 1969 में उतरा था, जो विश्व का पहला व्यक्ति था। सुनीता विलियम बताती है कि अंतरिक्ष से देखने पर किसी देश की सीमा दिखाई नहीं देती, लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मतलब वहाँ पर आपको देश की सीमा नहीं दिखाई देगा बल्कि लाइन तो कागज पर ही होगा। सुनीता को बचपन में खेल कूद तैराकी पसंद थी, पढ़ाई में वे कभी भी आगे नहीं रही। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है। सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। सुनीता स्कूल टीचर बनकर बताना चाहती है कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, यानी विज्ञान और गणित भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। पेट्रोलियम के उप उत्पाद की बात कर ले तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेपेंथेस, CNG ये सब पेट्रोलियम के ही उत्पाद है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल, इसके भंडार सीमित हैं। कच्चा तेल के भंडार मतलब पेट्रोलियम बोले तो कच्चा तेल है, उससे क्या क्या बनते हैं, डीजल बनते हैं, केरोसिन बनते हैं, नेपेंथिस बोलते हैं, उसके बाद प्राकृतिक गैस बनते हैं, ठीक है। इसके बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसा कि पता ही है। पेट्रोलियम पदार्थ हम जितनी तेज़ से तेल निकाल रहे हैं उतनी ही तेज़ से कच्चा माल
नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस से धुआं कम होता है। अगर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं तो उससे धुआं कम होता है। और ईंधन का साधन भी है, अच्छा ईंधन का साधन भी है। प्राकृतिक गैस का भंडार असीमित है, मतलब अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो इनकी भंडार जो है ना असीमित है। लेकिन पेट्रोलियम जो संसाधन है वो सीमित है। पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन असीमित है, सीमित है, तो प्राकृतिक गैस को याद रखें। पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकाली जाती है और निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, मतलब अलग अजीब ढंग का बदबू होता है। गाढ़े बदबूदार तेल को रिफाइनरी में अलग अलग अवयवों में बांटा जाता है। इसी तेल में हमें कोई केरोसिन बन जाता है, कोई डीजल बन जाता है, कोई पेट्रोल बन जाता है, कोई ऑयल हवाई जहाज का बन जाता है। मतलब रिफाइनरिंग के समय जो सबसे प्योर हुआ वो सबसे अच्छा काम में गया, जो सबसे घटिया हुआ वो सबसे घटिया काम में गया। जैसे में केरोसिन तेल सबसे घटिया के रूप में है, डीजल उससे साफ है, पेट्रोल उससे भी साफ है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अर्थात सभी पेट्रोलियम ही बोला है। एलपीजी मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है, मतलब इससे एलपीजी गैस भी जो खाना पकाने वाला है वो भी मिलता है, कोलतार भी मिलते हैं, और ग्रीस देखते हुए ये का लगाते हुए नट बोल्ट पर, तो वो भी इसी पेट्रोलियम का ही कमाल है। यानी कि समझ सकते हैं पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय पदार्थ है, अतः इसका इस्तेमाल धीमे करना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला, याद रखें लोनर का मतलब है अकेला रहने वाला। तो आशा करते हैं कि इसको आप देखें, समझें। आइए हम अब अगले दिन अगले जो बचे हुए पार्ट्स हैं बताएंगे।